विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर चंद्रजीत सिंह। जैसा कि हम पूर्व में भी अध्ययन करते आ रहे हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अचल संपत्ति के अंतरण के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की शर्तें और कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। जैसा कि विक्रय सेल, जिसको हम पूर्व में डिफाइन कर चुके हैं कि सेल इज ए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइज। तो डेफिनेटली टू थिंग्स इज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड सेकंड एक्सचेंज फॉर ए प्राइस पेड और प्रोमिस्ड, और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रोमिस्ड। तो डेफिनेटली इस प्रकार के समव्यवहार को हम विक्रय के नाम से जानते हैं, समझते हैं। Contract for sale also a part of sale, but it is not absolutely sale, because a sale of immobile property is a transfer of ownership, whether a contract for the sale of immobile property is a mere agreement. It means it is basic difference between sale and contract for sale. तो ये सब चीज़ें हम पूर्व के लेक्चर्स में जान चुके हैं, हमने इसके बारे में विवेचना की है। आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के उपरांत 55 की बात करेंगे, जिसमें राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर के संदर्भ में विवेचना की गई है। जैसा जब हम कोई भी कार्य कानून के परिधि के अनुसार करते हैं तो कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, तो संभवतः कुछ हमें अपने कर्तव्य भी पूर्ण करना होता है। तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाट आर राइट्स एंड व्हाट आर ड्यूटीज ऑफ बायर एंड सेलर्स? तो डेफिनेटली we shall have to analyze section 55 of the ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व, अच्छा, अर्थात संविदा के अनुसार या संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 55, जो हमें क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व के संदर्भ में कानूनी प्रावधानों के बारे में अवगत कराती है। तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो अचल संपत्ति का क्रेता और विक्रेता उन सब अधिकार और दायित्व के अधीन होंगे जो कि निम्न है। अर्थात यदि संपत्ति में या विक्रेता के संपत्ति के हक में किसी ऐसी तात्विक त्रुटि हो जिसे विक्रेता जानता हो, इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि हम कोई भी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को अलाइनेट करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो हमारा कुछ कर्तव्य है, अधिकार क्या है कि संपत्ति के बदले या प्रतिफल के बदले, पैसे के बदले संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण। परंतु ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी हम अपनी संपत्ति दूसरे व्यक्ति को दें और उसमें कुछ ऐसी मैटेरियल फॉल्ट्स हो जिसके बारे में क्रेता या बायर आसानी से पता नहीं कर सकता, लेकिन विक्रेता यदि जानता है, तो स्वाभाविक है कि हमें उस समव्यवहार को पूर्ण करने से पूर्व ही ये हमारा कर्तव्य है, विक्रेता का कर्तव्य है कि उसे क्रेता को अवगत कराए। यदि हम नहीं कराते हैं और किसी प्रकार से नेग्लिजेंसी के कारण से, विक्रेता की नेग्लिजेंसी के कारण से या त्रुटि के कारण से क्रेता को नुकसान होता है, तो स्वाभाविक है ये माना जाएगा कि विक्रेता ने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया है। इसी प्रकार से उस संपत्ति संबंधी हक की जो दस्तावेज है विक्रेता के कब्जे में या शक्ति में हो, उन सब को क्रेता को जब वो प्रतिफल अदा कर देता है विक्रय की शर्तों के अनुसार, तो स्वाभाविक है उसको हैंड ओवर करे या क्रेता विक्रय पूर्ण होने से पहले उन
जो ओनरशिप से संबंधित दस्तावेज है उनको जानना चाहता है, उनके बारे में कुछ इंक्वायरी करना चाहता है, तो स्वाभाविक ही क्रेता के रिक्वेस्ट पर विक्रेता उसको निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत करे। ये भी एक विक्रेता का दायित्व माना गया है। उस संपत्ति या उसमें किसी हक के बारे में क्रेता द्वारा यदि उससे किसी प्रकार की इंक्वायरी क्वेश्चनर पूछा जाता है तो क्रेता ये आवश्यक है, विक्रेता के लिए आवश्यक है कि वह सभी सुसंगत प्रश्नों का पूरी सावधानी के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ, ईमानदारी के साथ क्रेता को अवगत कराए। कीमत जो प्राप्त करता है, उचित हस्तांतरण पत्र निष्पादित करें। यदि आपने प्रतिफल प्राप्त कर लिया है, विक्रेता के द्वारा प्रतिफल प्राप्त कर लिया है, तो ये उसका कर्तव्य है, दायित्व है कि उचित हस्तांतरण ट्रांसफर जो डीड होती है, सेल डीड होती है, उसको निष्पादित करें, एग्जीक्यूट करें। और जबकि क्रेता उसे उचित समय और स्थान पर निष्पादन के लिए विक्रेता को निवेदित करें, तो ये भी उसका दायित्व है कि पार्ट पेमेंट प्राप्त करने के उपरांत जब संपूर्ण पेमेंट प्राप्त कर लेता है तो विक्रेता के बीच जो करार होता है उसमें जो उचित समय स्थान जो दिया जाता है उस शर्तों के अनुसार विक्रेता उसका निष्पादन करे। विक्रय संविदा और उस संपत्ति के परिधान की तारीखों के बीच उस संपत्ति को और उस पर के हक संबंध दस्तावेज को जिसके कब्जे में हो उनकी केयर उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से विक्रय पूर्ण होने से पहले वह किया करता था। अर्थात उसमें यदि किसी प्रकार की नेग्लिजेंसी बरतता है तो ये माना जाएगा कि उसने संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया है या अपने दायित्व का निष्पादन सही ढंग से नहीं किया है। तो ये माना गया है कि विक्रेता को उस दस्तावेज का जो उसके कब्जे में है या उस संपत्ति का जो उसके पास अभी है, जो उसे विक्रेता को हैंड ओवर करना है, तब तक उसके पास है, तब तक वह विक्रय की संविदा वास्तविक रूप से विक्रय में जब तक परिणित होने की जो अवधि है, दोनों के बीच की अवधि में उसकी उचित देखभाल करें, उचित सार संभाल करें और वो तमाम सावधानी रखें जो एक स्वामी अपने संपत्ति के संदर्भ में रखता है। संपत्ति पर विक्रय की तारीख तक जितने भी प्रकार के जो चार्जेज हैं, तो विक्रय की तारीख से पहले तक जितने प्रकार के जो चार्जेज होते हैं या किसी प्रकार को इंटरेस्ट है, उन सबको जब तक विपरीत संविदा करार ना हो तो ये माना जाएगा कि वह विक्रेता के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। और यदि संदर्भ में कोई करार स्पष्ट कर लिया गया है तो विक्रय के पश्चात वो भार, वो ड्यूज देने का दायित्व क्रेता पर आ जाता है। इन तमाम चीज़ों को यदि हम अवलोकन करें तो निश्चित है कि किसी भी प्रकार के संव्यवहार को करने के लिए हमें अपने कर्तव्य का भी पालन करना होगा और साथ ही साथ हमें अपने अधिकार का भी प्रयोग करना होगा। इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये माना जाता है कि सेलर राइट्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 सब क्लोज 4, the seller rights may be divided in two phases or two parts for purpose of studies. Number one, before completion of sale and after completion of sale. तो सेक्शन 55 सब क्लोज 4 क्लोज ए is specific defines कि what are the rights of sellers before completion of sale and after completion of sale. तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों पर हम और ज़्यादा विवेचना करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। हम इनको और बारीकी से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।